आज मेरे बेटे अमर की शादी थी। अमर जिस लड़की से शादी करने जा रहा था वो उसके ऑफिस में ही काम करती थी। ये शादी लव अरेंज मैरिज थी। नताशा बहुत ही प्यारी, सुंदर और सभ्य लड़की थी। जब मैं पहली बार नताशा से मिली तो मुझे नताशा बहुत अच्छी लगी और मैंने अमर की पसंद की तारीफ़ की। और नताशा मेरी छोटी बेटी, जो कि अमर से 2 साल छोटी थी, उसे भी अपनी होने वाली भाभी बहुत पसंद आई। गर्मी का मौसम था। जून के महीने में अमर नताशा की शादी की तारीख निकली थी। ज़्यादा गर्मी होने के कारण कूलर, तूफान, फैन का इंतज़ाम करवाया गया तथा फंक्शन छत पर रखवाया ताकि किसी भी रिश्तेदार को गर्मी के कारण परेशान ना हो। घर में हंसी मजाक, नाच गाने का माहौल था, जिसे देखकर मन खुशी से आनंदित था। और अपने बेटे अमर को दूल्हे के रूप में देखकर मैं फूली न समा रही थी। अमर नताशा को अपनी पत्नी बनाकर घर ले आया। दुल्हन बनी नताशा एकदम स्वर्ग की अप्सरा लग रही थी। खूब धूमधाम से उसका स्वागत किया गया और फिर बाकी के रीति रिवाज पूरे किए गए। अमर बहुत खुश था नताशा के साथ शादी करके। अमर नताशा को बहुत चाहता था, नताशा भी अमर को बहुत चाहती। अब नताशा मेरे घर की बहू बन चुकी थी। नताशा के आने से घर में रौनक आ गई थी और मेरी बेटी स्वीटी की भी अपनी भाभी नताशा के साथ अच्छी बनती थी। नताशा ने पूरा घर संभाल लिया। मुझे तो घर का कोई भी काम ना करने देती, खुद ही पूरा काम संभालती। स्वीटी कॉलेज जाती थी। कॉलेज से आने के बाद ही अपनी भाभी नताशा की काम में हेल्प कर पाती। नताशा ने शादी के बाद ही ऑफिस छोड़ दिया था और उसने घर में अपने आप को ढाल लिया था। मैं घर के काम में हेल्प करने की कोशिश करती तो मुझे ज़बरदस्ती काम से हटा के बैठा देती और कहती कि अब मम्मी आप आराम करो, बहुत काम कर लिया आपने, अब मैं सारा काम खुद ही संभाल लूँगी। नताशा मेरा बहुत ध्यान रखती। नताशा का सेवा भाव देखकर मेरा मन गदगद हो गया, क्योंकि नताशा मुझे काम नहीं करने देती थी। इसीलिए मैंने नताशा की हेल्प के लिए एक मेड रख ली। घर में सब अच्छा चल रहा था। मैं भगवान का रोज़ धन्यवाद करती और विनती करती कि हमेशा मेरे परिवार को बुरी नज़र से बचा के रखना। हंसी खुशी से दिन बीत रहे थे। कार्तिक पूर्णिमा का दिन था। नताशा ने मुझसे कहा कि वो स्वीटी के साथ शॉपिंग पर जाना चाहती है। मैंने हाँ कर दी। नताशा और स्वीटी शॉपिंग पर चली गई। शाम होने को थी। नताशा और स्वीटी अभी तक घर नहीं आए। मैंने फ़ोन भी किया परंतु उनका फ़ोन नहीं लग रहा था। मैं परेशान होने लगी। जब काफ़ी समय होने पर नताशा और स्वीटी नहीं आए तो मैंने अमर को फ़ोन मिलाया। अमर रास्ते में ही था। जब अमर घर पर आया तो मैंने उसे सब बातें बताईं। जैसे ही अमर उन दोनों को ढूंढने के लिए चलने लगा तभी दरवाजे पर नज़र पड़ी। देखा कि नताशा खड़ी है। नताशा घर के अंदर आई और उसकी हालत अस्त व्यस्त थी। उसकी ऐसी हालत देखकर मेरा और अमर का मन घबराने लगा, क्योंकि स्वीटी नहीं आई थी और नताशा की भी बुरी हालत थी। मैंने और अमर ने बहुत कोशिश नताशा से जानने की कि स्वीटी कहाँ है और उसकी खुद ही हालत इतनी बुरी कैसे हो गई, परंतु नताशा ने कोई जवाब नहीं दिया। उल्टा उसे बेहोशी छाने लगी और नताशा बेहोश हो गई। अमर ने डॉक्टर को फ़ोन करके घर पर बुलाया। डॉक्टर ने आकर नताशा का चेकअप किया और कहा कि कुछ नहीं हुआ है, शायद थकान की वजह से बेहोश हो गई है, इन्हें अपने आप होश आ जाएगा। ये कहकर डॉक्टर चला गया। मैं और अमर परेशान थे। नताशा के होश में आने का इंतज़ार कर रहे थे पर नताशा को होश नहीं आ रहा था। अमर स्वीटी को ढूंढने के लिए बाहर चला गया। इधर मैं नताशा के होश में आने का इंतज़ार करने लगी। आधी रात बीतने के बाद भी नताशा को होश नहीं आया। मैं तो रोने लगी थी कि पता नहीं क्या हुआ है और ना जाने स्वीटी कहाँ होगी। अमर बार बार फ़ोन करके नताशा के होश में आने का पूछ रहा था, क्योंकि स्वीटी उसे नहीं मिल रही थी। सुबह 4 बजे के आसपास नताशा को होश आया। मैंने तुरंत ही अमर को फ़ोन करके आने के लिए कहा। अमर बदहवास घर पर आया। उसे स्वीटी नहीं मिली थी। नताशा को होश आ गया था।
अमर ने नताशा से पूछा कि स्वीटी कहाँ है और क्या हुआ था। तब नताशा ने रोते रोते कहा कि स्वीटी उसे शॉपिंग के बाद एक सुनसान इलाके में लेकर गई थी। स्वीटी ने कहा था कि वो जगह बहुत शांत और अच्छी है, वहाँ घूम के आते हैं, और हम दोनों वहाँ घूमने के लिए चली गईं वहाँ। परंतु पता नहीं स्वीटी को क्या हुआ कि पागलों की तरह हरकतें करने लगी और मुझे मारने के लिए दौड़ने लगी। तब मैं अपनी जान बचा के भाग आई। नताशा की सारी बातें सुन के मैं चौंक गई। अमर नताशा को और मुझे लेकर उस स्थान पर गया जिसके बारे में नताशा ने बताया। हम वहां जाकर स्वीटी को ढूंढने लगे। बहुत मुश्किल से स्वीटी हमें मिली। बेटी को देखते ही मेरा सिर चकराने लगा। बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला। स्वीटी पागलों की तरह हरकतें कर रही थी। बड़ी मुश्किल से स्वीटी को संभालकर डॉक्टर के लेके गए, जहां पर डॉक्टर ने मनोचिकित्सक के पास जाने की सलाह दी। फिर हम मनोचिकित्सक के पास गए। डॉक्टर ने स्वीटी को इंजेक्शन लगाया और दवाइयाँ दे दी। इंजेक्शन लगने से स्वीटी को नींद आ गई थी। तब डॉक्टर ने कहा कि मैंने स्वीटी की हालत के हिसाब से दवाइयाँ और इंजेक्शन दे दिए हैं। अब तो स्वीटी के होश में आने पर पता चलेगा कि दवाइयों का कितना असर हुआ है। अब सब स्वीटी के होश में आने का इंतजार करने लगे। इधर नताशा अपने आप को कोस रही थी कि क्यों स्वीटी की बात मानकर उस सुनसान स्थान पर गई। हमने नताशा को समझाया कि वो अपने आप को ना कोसे। काफ़ी देर बाद स्वीटी को होश आ गया। वो नॉर्मल थी, परंतु किसी से बोली नहीं, वो गुमसुम हो गई थी। हमने बहुत कोशिश की कि स्वीटी कुछ बात करे। स्वीटी तो जैसे बुत बन गई थी। मनोचिकित्सक ने कहा कि स्वीटी नॉर्मल है, पर शायद उसे कोई सदमा लग गया है। उस पर किसी तरह का प्रेशर मत डालो। सब स्वीटी के साथ नॉर्मल तरीके से रहो। स्वीटी की दवाइयाँ चलती रहेंगी। धीरे धीरे स्वीटी सदमे से बाहर आ जाएगी। बस इतना ध्यान रखना कि घर में कोई तनाव ना हो। घर का वातावरण खुशनुमा बना के रखना और स्वीटी को कभी अकेले मत छोड़ना जब तक वो सदमे से बाहर नहीं आ जाती। उसका बेहद ध्यान रखने की ज़रूरत है। हम स्वीटी को लेकर घर आ गए। हम सब स्वीटी का ध्यान रखने लगे। हम सब नॉर्मल रहते, स्वीटी के साथ घर में खुशी का माहौल रखते। बस यही कोशिश करते कि स्वीटी को कोई परेशानी ना हो। और फिर स्वीटी की दवाइयाँ तो चल ही रही थी। हम भी इंतज़ार में बैठे थे कि काश वो दिन जल्दी आए जिस दिन स्वीटी इस सदमे से बाहर आए। लेकिन इन दिनों मैंने नोटिस किया था कि जब भी नताशा स्वीटी के पास जाती तो स्वीटी डरी डरी रहती। तब मैंने और अमर ने नताशा को समझाया कि वो स्वीटी के पास कम जाया करे, क्योंकि हम सब तो जल्द से जल्द स्वीटी का सही होना चाहते थे। नताशा समझदार बहू थी। नताशा ने हमारी बात का बुरा नहीं माना और समझ गई, क्योंकि नताशा भी स्वीटी की बहुत फिक्र करती थी। 1 साल बीत गया, दूसरी साल चल रही थी। अमर नताशा की शादी को इसी बीच हमारे घर एक नन्हा मुन्ना मेहमान भी आ गया। नाम रखा रूहान। रूहान के आने से घर में चारों तरफ खुशी ही खुशी थी। पर यह खुशी दोगुनी हो जाती यदि स्वीटी पूरी तरह स्वस्थ हो जाती। पर खैर, धीरे धीरे स्वीटी में सुधार आ रहा था। पर अब भी वो इस स्थिति में नहीं आई थी कि वो बता सके कि उसके साथ क्या हुआ था। दूसरी साल के कार्तिक पूर्णिमा का दिन था। उस दिन मेरी बहन की लड़की मेरे घर आई हुई थी, रेखा। रेखा ने नताशा से कहा कि चलो भाभी, मुझे अपना शहर घुमा कर लाओ। नताशा के पूछने पर मैंने भी हाँ कर दी, पर मुझे नहीं पता था कि फिर से कोई हादसा होने वाला है, वरना मैं नताशा और रेखा को जाने ही नहीं देती। उस दिन भी शाम होने को थी, पर नताशा और रेखा नहीं आई। मैंने घबराकर अमर को फ़ोन पर सारी बात बता दी। अमर तुरंत ही नताशा और रेखा को ढूंढने निकल पड़ा। अमर उस सुनसान जगह भी गया जहां पिछले साल स्वीटी मिली थी, पर नताशा और रेखा का कोई पता ना चला। अमर थक हार कर घर आया ही था कि पीछे पीछे नताशा घर के अंदर आ गई और फिर से उसकी अस्त व्यस्त हालत। हमारे पूछने पर वो फिर से बेहोश हो गई थी। अगले दिन सुबह 4 बजे के आसपास होश में आने पर नताशा ने बताया कि रेखा और मैं एक पार्क में बैठे थे। तब रेखा ने मुझे आइसक्रीम लाने के लिए भेज दिया, पर जब आइसक्रीम लेकर मैं वापस आई तो वहाँ पर रेखा नहीं थी और मेरे पीछे से किसी ने मुझ पर कुछ दे के मारा था, जिसके कारण मैं बेहोश हो गई थी। और जब होश आया तो मैं एक काली माता के मंदिर से कुछ ही दूरी पर पड़ी हुई थी
होश आने पर मैंने रेखा को बहुत ढूंढा पर वो वहाँ नहीं मिली। फिर मैं डर के मारे वापस घर आ गई। ये सब बातें बताते बताते नताशा रो पड़ी। हमने नताशा को शांत कराया और नताशा के साथ उसे वहाँ ले गए जहाँ नताशा ने बताया था कि वो कहाँ बेहोश पड़ी थी। उसे वहाँ ले जाकर हमने रेखा को ढूंढना शुरू कर दिया। बहुत ढूंढने के बाद आखिरकार रेखा हमें मिल गई, लेकिन उससे भी स्वीटी जैसी स्थिति में देखकर हम चौंक गए और फिर स्वीटी की तरह रेखा का भी मनोचिकित्सक के पास इलाज शुरू हो गया और हम सब स्वीटी की तरह ही रेखा का भी सदमे से बाहर निकलने का इंतजार करने लगे। मेरी बहन अपनी बेटी रेखा को अपने साथ अपने घर ले गई, पर जाते जाते मुझे सुना गई, तुम्हारी बहू झूठ बोलती है, खुद तो सही सलामत है पर मेरी बेटी रेखा की हालत ख़राब कर दी है। ज़रूर नताशा कुछ छुपा रही है। इस बात पर मेरी सास की अपनी बहन से कहासुनी हो गई। वो रेखा को लेके गुस्से में चली गई। इधर मैं बेचैन रहने लगी कि मेरी बहू नताशा तो बहुत अच्छी है, वो कभी कोई गलत काम नहीं कर सकती। रह रहकर तरह तरह के ख्याल मेरे मन में आने लगते, पर मैंने अपने दिमाग के गलत ख्यालों को निकाल दिया क्योंकि नताशा भी दुखी थी स्वीटी और रेखा को लेकर। नताशा का रो रो कर बुरा हाल था क्योंकि उसे यही लग रहा था कि उसकी वजह से स्वीटी और रेखा के साथ हादसा हुआ है। पर मैं नताशा को अपनी बहू के साथ उसे बेटी भी मानती थी, इसीलिए मैंने नताशा को समझाया कि चिंता ना करे, सब ठीक हो जाएगा। समय बीत रहा था। फिर तीसरे साल की कार्तिक पूर्णिमा आई। उस दिन अमर मेरे पास आया और कहने लगा कि माँ, नताशा बाहर घूमने की जिद कर रही है। मैं और नताशा बाहर जा रहे हैं, थोड़ा शॉपिंग भी करते आएंगे। अब तो मेरे दिल में बेचैनी हो गई। मैंने नोटिस किया था कि स्वीटी और रेखा के साथ जो दुर्घटना हुई थी उस दिन कार्तिक पूर्णिमा थी। आज भी कार्तिक पूर्णिमा है। मैंने अमर से इस बारे में बात की, पर अमर ने मुझसे कहा, माँ, वो इत्तेफाक था कि दोनों घटनाएं कार्तिक पूर्णिमा को हुई थी, ऐसा कुछ नहीं है। और फिर आज तो मैं जा रहा हूँ नताशा के साथ, कुछ गलत नहीं होगा। और मुझे समझा के अमर नताशा के साथ चला गया। रूहान को मैंने अपने पास ही रख लिया था। रूहान अभी छोटा है, वो अपने मम्मी पापा को परेशान कर देगा। और फिर मेरा भी रूहान के बिना मन नहीं लगता था। जिस बात को लेकर मेरा मन घबरा रहा था, उस दिन फिर से वही बात हो गई। अब की बार इस दुर्घटना का शिकार मेरा बेटा अमर हो गया था। अब तो मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। आखिर क्या हुआ था स्वीटी, रेखा और अमर के साथ? क्यों हमेशा नताशा बदहवासी की हालत में घर आती थी? जानिए कहानी के अगले भाग में। अगर आपको हमारी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ कमेंट में हमें बताएं कि आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।